लेकिन भारत के बाद में अब ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं जिन्हें G7 कंट्रीज के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनमें एक अलग लेवल की बगावत उठी। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने फ्रांस के बारे में एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि इमानुएल मैक्रोन ने इनका साथ छोड़ दिया है और ये इजराइल को मान्यता देने के लिए आगे निकल पड़े थे। इन्होंने बहुत भला बुरा भी कहा था और इतना हद हुआ था कि उस समय पर मतलब एक तरह से समझिए कि ये और इनके साथ में जो सो कॉल्ड इनकी टीम के जो लोग हैं वो पूरी तरह इस पर हमलावर हो गए थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, G7 से अलग तुम विचार ले आओगे, तुम फिलिस्तीन को मान्यता दे दोगे। थोड़े दिन पहले मैंने सेशन किया था इस बात के ऊपर। अब भाई साहब इसके जस्ट बगल में खड़ा हुआ ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है मार्क कार्नी। ये है कनाडा के पीएम। इन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि मैं भी फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दूंगा। अब आप पूछेंगे कि ये चल क्या रहा है। 193 यूनाइटेड नेशंस के अंदर देश हैं, लगभग 140 देश फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। ऐसे में इन लोगों का मान्यता देना कैसे अलग है, बस यही तो मुद्दा है। ये सारे के सारे वो लोग थे जो कि मान्यता नहीं देते थे, फिलिस्तीन को देश मानते ही नहीं थे। ये कहते थे कि तुम्हारे साथ इजराइल का जब तक माहौल सही नहीं हो जाएगा हम तुम्हें राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। पहले इजराइल के साथ मान्यता प्राप्त कर लो, मित्रता सेटल कर लो, तभी जाकर के तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। अब रिवर्स हो गया है। अब क्या हो गया है कि इन भाई साहब ने जो कहा वो दिखाई दे दिया। इनके साथ साथ मार्क कार्नी निकल पड़े जो हेडलाइन बन गया। कनाडा ने कहा है कि यह पैलेस्टीनियन स्टेट को मान्यता देगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। अब तीसरा इंपॉर्टेंट प्राणी जो अब आपको दिखाई देना चाहिए वो है कीर स्टारमर। ये निकल कर आते हैं यूके से। तो भाई साहब यूके, कनाडा और फ्रांस ये तो तीनों पब्लिकली अनाउंस कर चुके हैं कि सितंबर आने दीजिए, सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक होने दीजिए, हम तो सीधा वहां पर आते ही कह देंगे कि हम मान्यता देते हैं। किसे मान्यता देते हैं? तो बोले साहब हम फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। अब आप पूछेंगे इटली वालों का क्या होगा, जापान वालों का क्या होगा? लाइन से खड़े भाई ये सब, ये कह रहे हैं कि सर सितंबर आने दीजिए, हम भी कुछ प्लानिंग में तो हैं। इसका मतलब इस समय ट्रंप अलग थलग पड़े रिखे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये ही केवल इजराइल के साथ खड़े हैं फिलिस्तीन को मान्यता देने के चक्कर में कि ये फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देना चाहते। इनके साथ वाले सब लोग निकल लिए। अब आपके दिमाग में प्रश्न आने लगेगा ऐसा क्या हुआ, कनाडा क्यों निकल लिया, कनाडा के साथ साथ यूके क्यों निकल लिया? न्यूज बन रही है कनाडा जॉइंस फ्रांस एंड यूके। ये क्या कहानी हो रही है? और क्या नेतन्याहू अकेले पड़ गए हैं क्या? इंटरेस्टिंग बात समझिए, नेतन्याहू अकेले और दुकेले कभी थे ही नहीं। क्यों पूछिए? क्योंकि उनको तो भाई फिलिस्तीन के साथ संघर्ष में रहना है, लंबे समय से चले आ रहे हैं, उनको अपनी बात मनवानी है। ये तो एक पार्टी है भाई, दो देशों के बीच में संघर्ष है, इजराइल और फिलिस्तीन। उन दो देशों के बीच में से एक तो एक पार्टी है, अब दूसरी पार्टी फिलिस्तीन है। हो क्या रहा था कि इनके साथ में जितने लोग खड़े थे अब तक कमर कस के कि बेटा हम फिलिस्तीन को मान्यता इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो तुमसे गलत तरीके से बर्ताव करता है, हम इसलिए मान्यता नहीं देंगे, तुम कह दोगे तो मान्यता दे देंगे। तो टेक्निकली ये तो सिंगल पार्टी है। मैच के अंदर अब ये पार्टी हार रही है या जीत रही है ये तो साथ वालों से पता चल रहा है। तो ऐसे में फिलिस्तीन के साथ में लोग उस तरफ से निकल कर आ जा रहे हैं कि सर हम आपको देश के रूप में मान्यता देने को तैयार हैं। तो क्या कहा जाए? तो कहने के लिए तो सर फिलिस्तीन के नाम पर इजराइल की भी कूटनीतिक हार है। क्यों? क्योंकि ये केवल ट्रंप को ही अपने समर्थन में रख पाए। इजराइल अगर इस बात को ट्रंप के साथ साथ इन देशों को भी मना ले जाता कि सर फिलिस्तीन के साथ मामला हमारा स्कोर सेटल करा दीजिए, हम उसे मान्यता देश के रूप में दे देंगे। तो साहब इनकी कहानी को भी अब थोड़ा और डिटेल से समझेंगे। इनसे ज्यादा लेकिन उन सारे देशों में से अमेरिका की हार इसलिए क्योंकि उन्हीं के कहने पर यह पार्टी स्टैंड लेकर खड़ी है। तो अब आइए अमेरिका के ही रेफरेंस में इस बात को हम करेंगे, लेकिन आज के सेशन में कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन इन सबको समझने का भी प्रयास करेंगे। क्यों कनाडा यह कहने पर मजबूर हुआ कि नहीं सर मैं इसको मान्यता देने को तैयार हूं और टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाने को तैयार हूं। हालांकि मैंने पिछले सत्र में भी आपको यह बताया था जब फ्रांस का मसला हुआ था कि किसी को देश के रूप में मान्यता देने का मतलब क्या होता है, फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे तो इसके मायने क्या होंगे, ये मैंने पिछली बार भी बताया था, फिर भी लेकिन इस बार भी बताएंगे और ये बताएंगे
कि ये देश अगर मान्यता दे देते हैं तो इनका क्या परिवर्तन हो जाएगा, और किसी भी देश को राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, या कोई भी जगह अगर राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त करनी चाहती है तो उसे कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, उसका भी आज के सेशन में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है साहब, तो साहब चलिए, मार्क कार्नी का स्टेटमेंट आपके सामने है। कल इन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं, कनाडा चाहता है कि स्टेट ऑफ फिलिस्तीन एग्जिस्ट करे। मार्क कार्नी ने अपने बयान में 3 शर्तें और ऐड कर दी और उन्होंने कहा कि देखो साहब, कंडीशन नंबर 1 ये है कि 2026 में इलेक्शन हो जाने चाहिए फिलिस्तीन में, क्योंकि 2006 से यहां पर चुनाव नहीं हुए हैं। दूसरा, हमास उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हमास को आतंकी संगठन माना जाता है, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिलिस्तीनी राज्य का डीमिलिटराइजेशन होगा, यानी कि वो अपने साथ हथियार और लड़ाकू क्षमताओं से मुक्त होकर रहेंगे, तब जाकर के हम उसको सशर्त मान्यता देने को तैयार हैं। देखिए, इनकी लगातार फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात चल रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिलिस्तीन 2 जगह बटा हुआ है, गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में, थोड़ा आगे भी बताएंगे। गाजा पट्टी में हमास लीड करता है और वेस्ट बैंक के अंदर फतह नाम का जो ग्रुप है वो करता है। फतह से लीडर निकलकर महमूद अब्बास आते हैं। आप ऐसे समझिए कि 2 अलग अलग पार्टियां हो गई। फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को शामिल किया जाता है, लेकिन होता क्या है, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के साथ सेम मत नहीं रखते, इसलिए फिलिस्तीन एक हो ही नहीं पा रहा होता है लंबे समय से। अब इनसे कहा गया है कि अगर फिलिस्तीन होना चाहते हो तो गाजा और वेस्ट बैंक को मान लेंगे हम एक ही, लेकिन कंडीशन क्या है, हमास चुनाव में नहीं उतरेगी, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ना शासन में पार्टिसिपेट करेगी, और वेपन हटाने पड़ेंगे, तब जाकर हम मान्यता दे देंगे। अब अचानक आपके दिमाग में सवाल आने लगेगा कि भाई ऐसा हो क्या रहा है, क्यों ये स्थितियां बन रही हैं। साथियों, इसके कारण डिटेल में बताएंगे कि इतना ज्यादा हृदय परिवर्तन कनाडा का कैसे हो गया, कनाडा ने यह फैसला क्यों ले लिया, क्यों ये भर भर के ट्रक यहां पर मदद की सामग्री भेजने को तैयार हुए। फ्रांस ने जब रिकॉग्नाइज किया तो उसके बाद में अब कनाडा का तैयार होना तो एक सुर्खी बनता ही है, क्योंकि मैंने इस पर सेशन किया था आप लोगों के सामने कि ट्रंप को मैक्रोन ने कैसे चुनौती दी थी। लेकिन इसके तुरंत बाद ही ये अपन ने सेशन किया था 26 जुलाई को, 26 जुलाई के बाद 29 जुलाई तक पहुंचते पहुंचते ब्रिटेन भी साथ साथ आ गया, और ब्रिटेन ने कहा हम भी फ्रांस के साथ साथ हैं, हम भी इसे मान्यता देंगे। किसको मान्यता देंगे? इजराइल को देश के रूप में मान्यता, फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। तो भाई ऐसे में कनाडा ने अब जो फैसला लिया है, इससे पहले यूके ये फैसला ले चुका है। फ्रांस ने शुरू किया, उसके बाद में यूके, उसके बाद कनाडा। भाई साहब, ये तो अखंड बेइज्जती हो गई। बाकायदा कनाडा के पीएम ने आकर के कहा कि मैंने तो उससे ट्रंप से बात भी कर ली है, और बातचीत में उनको बता दिया कि सर हम तो मान्यता देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां पर स्थितियां विकट हो रही हैं। अब ये क्या है कहानी, क्यों अचानक फिलिस्तीन के समर्थन में, जबकि फिलिस्तीन ने कुछ किया ही नहीं, किसी तरह से आपको किसी मंच पर दिखा ही नहीं, या कहते हुए भी नहीं सुनाई गया कि हमें राष्ट्र के रूप में मान्यता दो, हमें पहचान दो। अचानक स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इतना सुर्खियों में क्यों आ गया? इसे ट्रंप का प्रभाव माना जाए कि ये सब लोग फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा चिढ़ चुके हैं ट्रंप से, इसलिए कह रहे हैं कि भाई अब तेरी पॉलिसी पर हम नहीं चलेंगे, अलग चलेंगे। और तुम्हारा जो है इजराइल के साथ में ईगो रहता है, तो ऐसे में बेटा इजराइल के साथ अगर रहो तो ठीक है, मतलब हम इजराइल को साथ रखते चलेंगे लेकिन फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। ये सारी चीजें हैं। तो आइए ट्रंप की पूरी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं कि आफ्टर ऑल ऐसा हो क्यों रहा है। हृदय परिवर्तन का कोई तो कारण रहा होगा ना, क्यों ये लोग अब हथियार डालने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये लोग जिनकी समर्थन से ये सब चल रहा था। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण खुद इमानुएल मैक्रोन है, क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे अभी ट्रंप को झटका दिया तो उससे क्या है, इनका साहस बढ़ा, क्योंकि किसी एक को निकलकर आना था। देखो, मैं आपको थोड़ा सा विश्व इतिहास के बारे में जानकारी दे दूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक भी अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो कुछ नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जब दुनिया में हथियारों की होड़ मच रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो असल मायने में विजेता थे वो ब्रिटेन और फ्रांस ही थे। ब्रिटेन और फ्रांस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिए गए हिटलर की जिद के चलते जर्मनी से। ऐसे में ब्रिटेन और फ्रांस जीते हुए तो थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध जीतने के बावजूद हार गए। कैसे? क्योंकि उन्हें युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका पर आश्रित रहना पड़ा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का कोई कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये एक सेफ बचा रहा था, सेफ हार्बर बन करके बैठा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इसमें पैसे दे दे करके इनको युद्ध लड़ाया, बेचारों को इनको कर्जदार बनाकर युद्ध जिता दिया। युद्ध जीतने के बावजूद भी ये हारे समान कहलाए थे, क्योंकि अमेरिका इन पर तब भारी पड़ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद।
लेकिन दुनिया पर कईयों सालों तक, 200 सालों तक राज जो किया है वो ब्रिटेन और फ्रांस ने किया है। लेकिन ये जो नए नए निकल कर आए हैं अमेरिका वाले, जिनका ये जो 100 साल से लंबा इतिहास इनका चला आ रहा है, ये असल में इन लोगों को कहीं ना कहीं ईगो के रूप में तो हर्ट करता ही है। क्या लीडर हम हुआ करते थे, लेकिन वही वाली बात है, दो बिल्लियां झगड़ ली और बंदर रोटी लेके भाग गया, वो वाली हाल हो गया। तो ऐसे में खिलाफत तो इनके मन में पैदाइशी है। मतलब ये कहिए कि फ्रांसीसियों में अमेरिका के खिलाफ हमेशा ये भाव रहता है कि तुम लीड काहे ले रहे हो भाई, हम थे असली तो। अब ऐसे में फ्रांस ने ये करके भी दिखा दिया। जैसे ही ये करके दिखाया, गल्फ देशों में जो कि फिलिस्तीन के समर्थक हैं, खाड़ी देश सऊदी है, यूएई, कतर, ये सब लोग ये अचानक फ्रांस के समर्थन में आ गए। अब इसका मतलब क्या है? देखो, थोड़े दिन पहले जब अपने ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब ट्रंप जो थे वो गल्फ कंट्रीज में आए थे, बढ़िया सारा पैसा उठाकर ले गए यहां से। तो ऐसे में फ्रांस को लगा कि बेटा तुम तो गल्फ कंट्रीज के चहेते हो गए, हम कैसे चहेते होंगे? तो इस दाव से अचानक भाव क्या बदला कि ये सब लोग उस दिशा में चल पड़े। किस दिशा के अंदर? गल्फ कंट्रीज भी फ्रांस को रूप में रिकॉग्नाइज करने लगे कि फ्रांस तुम बढ़िया कर रहे हो भाई। अब फ्रांस तुम बढ़िया कर रहे हो, ये बात जैसे ही निकल कर आई तो ब्रिटेन और कनाडा को लगा अरे यार हम भी तो व्यापारी हैं, कल को फ्रांस वाले राफेल यहां जाकर बेच आएंगे और अपने हथियार बेच देंगे, सबमरीन बेच देंगे, तमाम चीजें फ्रांस वालों के पास सब है। ऐसे में इन्होंने कहा अपन को भी एंट्री करनी चाहिए, बाजार नहीं छोड़ना चाहिए। तो पहला तो फ्रांस ने इनको वो मोमेंटम दिया कि तुम आगे गए, आगे जाकर तुमने फायदा ले लिया, गल्फ तुम्हारे साथ आ गए, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे। पहला कारण। दूसरा जो कारण है वो है इन देशों के ऊपर लोकल प्रेशर क्रिएट होना। देखो, यूरोपियन कंट्रीज में ना, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये तमाम जो देश हैं, ये मानवाधिकार की जो बातें करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की जो बातें करते हैं, असल मायने में इनके यहां कुछ ऐसे ग्रुप सक्रिय वाकई में रहते हैं जो मानवाधिकार के नाम पर सरकार को घेरते रहते हैं। और चूंकि यहां पर पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, नैतिकता पर, मानवता पर बातें करती है, ऐसे में सरकार पर एक मोरल प्रेशर खड़ा होता रहता है। अभी हुआ क्या कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है ना, इनको इनके लोगों ने घेरा, लगभग 226 सांसदों ने। किसके लिए? इस हालत के लिए। किसकी हालत है ये फिलिस्तीन की हालत है। असल में क्या है कि फिलिस्तीन का जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है वो इजराइल ने लगभग जर्जर हालत में मचा दिया है। लगभग 60,000 लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं और जानों के साथ साथ भुखमरी से अभी पिछले ही कुछ दिनों में 150 से ज्यादा लोगों की गोली लगने से मौत हुई है। मतलब आप विचार करिए कि वो लोग भोजन लेने के लिए कतार में थे, पुलिस ने प्रबंधन के नाम पर गोली चला दी और लोग मर गए। और वो पुलिस कौन सी थी? इजराइल की तरफ से थी, फोर्सेस इजराइल की तरफ से थी। वो लोग प्रबंधन के नाम पर उनकी भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस तरह से काम कर दिए। तो कहा गया कि इजरायली फोर्सेस ने लगभग 1,000 से ज्यादा एड सीकर्स को, जो सहायता प्राप्त करने आए थे कि हां हमें कुछ दाना पानी मिलेगा, यूएन की एजेंसी हमें देने आई है, ऐसा यूएन ने कहा कि इस तरह से जब राशन की किट यहां पहुंचती हैं, लोग टूट पड़ते हैं, लगभग लूटने के से हालात मच जाते हैं कि भाई जिंदा रहने के लिए आवश्यकता है, कुछ तो दे दो। ऐसे में उन एड सीकर्स पर भी इन्होंने गोली चलाई। इस वजह से यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स का यह हवाला जब आया तो भाई ब्रिटेन पर प्रेशर बनने लगा। कहा जाना लगा, मिडिल ईस्ट आई लिखता है कि स्टार्विंग चाइल्ड इन गाजा वाज किल्ड मिनट्स आफ्टर रिसीविंग एड। मतलब बच्चे को कुछ समय पहले सहायता मिली थी और उसको गोली मार दी गई। इस तरह की तस्वीरें, माल न्यूट्रिशन की तस्वीरें गाजा पट्टी से आना शुरू हुई। इजराइल किस बात पर अड़ा हुआ है कि मेरे तो इन्होंने लोग होस्टेज बनाए हुए हैं, मेरे लोग इन्होंने वापस नहीं किए, मेरे लोग वापस हमास से करवा दो। हमास कह रहा है कि वापस कर दिए तब तो ये झाड़ा लगा देगा हमारे यहां पे। अभी जब इसने यह हालत कर रखा है, भूख से बेचैन लोगों को अगर गोलियां पड़ रही हैं, तो ये सारी चीजें क्या हुई ना कि इस वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इनके ऊपर प्रेशर आने लगा। तस्वीरें ऐसी आने लगी कि इन गाजा माउंटिंग एविडेंस ऑफ फमाइन एंड वाइड स्ट्रेस, मतलब लोग भूख से मर रहे हैं, भुखमरी के हालात हैं। न्यूज तमाम प्रकार के हेडलाइंस बनने लगी, एंगर ओवर स्टारवेशन इज गाजा लीव इजराइल्स इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड। और इस वजह से इजराइल दुनिया में अकेला पड़ने लगा कि भाई तुम लोगों को भूखा कैसे मार सकते हो। इसके चलते 220 एमपीज ने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि देखो इजराइल को अगर रोकना है, उससे कहिए कि वो गाजा के साथ में इस तरह का बर्ताव रोके, सीज फायर में उतरे। अच्छा, अमेरिका खुद भी इस समय इनके साथ, जॉर्डन और इजिप्ट इनके साथ मिलकर के इजराइल से सीज फायर करवाना चाह रहा है कि भाई रुक जाओ, इसको अब परेशान मत करो।
गाजा को देखते हुए इन लोगों के यहां के जो एमपी है ना, उन्होंने यूके के पीएम के ऊपर प्रेशर डाला कि आप इसको तभी रोकोगे जब इजराइल दुनिया में आइसोलेट होगा। अब इजराइल को आइसोलेट करने के लिए बोले इनको आप कहिए कि हम आपको फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, तो इन पर यह प्रेशर आया तो ये मानने को तैयार हुए। तीसरा क्या कारण था? तीसरा कारण तो सर्वविदित है कि चूंकि इस हरकत को करने में इजराइल को सपोर्ट असल में अमेरिका करता है। अब अमेरिका कर रहा है तो अमेरिका दुनिया भर में ढिंडोरा 30 बार ये पीट चुका कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर करवाया था। तो भैया तुम अगर वाकई में करवा रहे हो तो तुम इजराइल और गाजा का करवाओ ना। गाजा अपनी तरफ से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम तुम ही रुकवा करके इस युद्ध को चले आओ। तुम्हारे मन में इल इंटेंशन क्या था कि तुम चाहते थे कि मैं गाजा को खरीद लूंगा, उसको साफ करवा दूंगा और उस पर अमेरिकी कॉलोनी बसाऊंगा। तुम्हारी जो थॉट है उसको तुम लागू करने के लिए हमें क्यों यूज कर रहे हो? तो असल में अमेरिका का जो चरित्र उजागर हुआ, जो ये बार बार, अच्छा, और अपने साथ में G7 कंट्रीज को रखते हुए भी उनको ये टैरिफ के बोझ से मार के चल रहा था। कनाडा को अभी भी इसने ये कहा है कि 35% टैरिफ तुम्हारे ऊपर लाद दूंगा। फ्रांस, यूके, यूरोपियन यूनियन, सबको ये कर दूंगा। यूके वाले तो चलो इसके साथ एग्रीमेंट करने में कामयाब हो गए, ईयू को एक साथ इसने टैरिफ में लाद दिया। तो कुल मिलाकर बोले तुम सगे किसी के हो नहीं, तो तुम्हारे साथ हम क्यों चल करके आए? और अभी पता है कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने के लिए ईयू सामानों पर बात कर दी थी। ये सब चीजें ऐसी बनकर आई जिसने इन सबको अमेरिका का साथ छोड़ने के लिए विवश किया कि भाई कहीं ना कहीं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम भी बताएंगे कि हम जिंदा हैं। और इसी कारण से ये तीनों हीरो अपनी राह पकड़कर आगे निकल लिए। अब सवाल यह आता है कि फिलिस्तीन को इससे फायदा क्या होगा और फिलिस्तीन का स्टेटस है क्या असल मायने में? राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल जाएगी तो होगा क्या? देखिए, मान्यता मिलने से यही है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसको देखा जाना शुरू होगा। आप में से कुछ लोग ये जरूर कह सकते हैं, क्या हम लोग मान्यता देते हैं? जी हां, भारत उन देशों में है जो फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देता है। इवन यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगर 193 देश हैं तो 140 से अधिक देश यूएन के अंदर मान्यता देते हैं फिलिस्तीन को एक देश के रूप में। तो क्या फिलिस्तीन यूएन के अंदर एक देश है? आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है? अमेरिका ने वीटो कर रखा है? ये क्या कहानी है? तो चलिए अब इसको सुनते हैं। हुआ क्या था कि फिलिस्तीन को सबसे पहले देश के रूप में मान्यता अल्जीरिया में दी गई थी। अल्जीरिया के अंदर एक बैठक हुई, फिलिस्तीन के नेता यासर अराफात वहां थे। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में घोषणा की जाए। तो अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका का एक देश है, उसने कहा कि हम इसको मान्यता देने के लिए तैयार हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के रूप में उसे मान्यता के रूप में स्वीकार्यता मिली। फिलिस्तीन को जैसे ही 1988 में राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलनी शुरू हुई, लगभग 145 देश लाइन से एक साथ चल पड़े कि चलो मान्यता देते हैं, मान्यता देते हैं, मान्यता। लेकिन फिर भी एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? हुआ ये, इसके बहुत से कारण है। मान्यता देता कौन है, इसके पीछे की मैं पूरी स्टोरी है, मैं वो आपको बताऊंगा। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन क्या है जिसके आधार पर ये डिसाइड होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात मानी जाती है वो ये है कि किसी देश की स्पष्ट सीमा रेखा हो, जिससे ये तय हो कि ये है ये देश। सीमा रेखा का होना जरूरी होता है। दूसरा, उसकी अपनी जब डेफिनेट सीमा, डेफिनेट पॉपुलेशन होगी, तभी तो आप कह पाओगे ना कि ये देश है। जैसे एक राज्य की अपनी आबादी, उसकी अपनी सरकार, उसकी अपनी सीमाएं और अन्य देशों के साथ उसकी संबंध स्थापित करने की क्षमता, यह आधार है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अंदर कि कोई देश तभी जाकर के राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज होता है। लेकिन फिलिस्तीन के साथ दिक्कत क्या है? उसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। सीमा क्यों नहीं है? जो वेस्ट बैंक करके जगह है ना, उस वेस्ट बैंक नामक जगह पर अभी भी, जैसे ये जो मैप दिखा रहे हैं, इजराइल के साथ में जो वेस्ट बैंक जुड़ा हुआ है, जहां पर फिलिस्तीन एग्जिस्ट करता है। फिलिस्तीन दो जगह पर है, गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक के अंदर ही बीच बीच में लगभग 150 कॉलोनी बना रखी है इजरायलियों ने। तो क्या है ना कि वेस्ट बैंक भी अकेला संयुक्त रूप से फिलिस्तीन नहीं कहला पाता। क्यों नहीं कहला पाता? क्योंकि वो बटा हुआ है, छिद्रित हो गया है। तो सीमा रेखा ही नहीं है तो किस जगह को कह दोगे? तो इजराइल ने इस तरह से वेस्ट बैंक के अंदर भी अपने पैर पसारे हुए हैं। ऐसी गाजा पट्टी के अंदर वहां जो हमास है उसको इजराइल वैसे मान्यता नहीं देता है। अच्छा, अपनी ना तो इनकी सेना है ना कुछ है, तो ऐसे में इनको मान्यता नहीं मिल पाई क्योंकि सीमा रेखा नहीं थी इनके पास। यूएन के अंदर कहानी क्या है? देखो, यूएन में मान्यता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली कंडीशन 2/3 बहुमत से सारे की सारे महासभा के लोग माने ना माने वो तो सब अलग पार्ट है। जो वीटो रखने वाले 5 देश है ना, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है और चीन है और रूस है, इनमें से किसी को वीटो नहीं करना चाहिए किसी देश की मान्यता का। अमेरिका ने वीटो कर दिया था वर्ष 2024 में। हुआ यह कि 2024 में नेशनल जनरल असेंबली, जो जनरल असेंबली है यूएन की, वहां पर यह मुद्दा उठ करके गया था कि भाई यूएन ने
फिलिस्तीन को एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर का तो स्टेटस दे दिया है, लेकिन इसे देश का मुद्दा भी दे दो। तो अमेरिका ने कहा नहीं, हम इसको देश का मुद्दा नहीं दे सकते। तो सवाल यह कि इसका आज स्टेटस क्या है, मतलब यूएन में इजराइल फिलिस्तीन एग्जिस्ट करता है कि नहीं? तो आंसर है करता तो है। फिलिस्तीन करता है किस रूप में? नॉन ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में, कि भाई बैठा है, सदस्य नहीं है, मतलब देख सकता है, कार्रवाइयों में शामिल हो सकता है, यूएन की बैठकों में जा सकता है, लेकिन वोट नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका ने वीटो कर दिया। अमेरिका से पूछा क्या आप फिलिस्तीन को देश के रूप में नहीं चाहते? उसने कहा इजराइल से बातचीत कर लो, इजराइल से मामला सेटल हो जाए, मैं आपको मान्यता दे दूंगा। तो कुल मिलाकर यूएस ने 2024 में इसको देश बनने से रोक दिया, यूएन के अंदर मेंबरशिप तक नहीं दिलवाई गई इसको। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि भाई इसको देश बनाने के लिए सबसे बड़ा व्यवधान क्या आ रखा है? इनकी कोई राजधानी नहीं है, राजधानी नहीं है। अब राजधानी के नाम पर ये क्या मानते हैं? यरूशलेम को ये राजधानी मानते हैं। लेकिन क्या हुआ ना, अमेरिका ने पिछली बार जब ट्रंप का कार्यकाल था, यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया, जिस पर भारत ने इनकार भी किया। भारत ने अभी भी तेल अवीव को राजधानी माना हुआ है, लेकिन अमेरिका ने क्या कहा कि यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। तो जो फिलिस्तीन वाले क्लेम करते थे, तो अब फिलिस्तीन की राजधानी कहां है? तो फिलिस्तीन अभी रामल्ला के अंदर अपना ऑफिस चलाकर बैठे हुए हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको यह समझ में आया कि फिलिस्तीन का स्टेटस बड़ा ही फंसा हुआ सा है। वो खुद गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में बसा हुआ है, प्लस इजराइल के साथ में उसका कोई नेगोशिएशन प्रॉपर चल नहीं रहा है। तीसरा, अमेरिका कहता है कि तुम्हारे पास राजधानी नहीं है, तुम्हारी राजधानी दूसरी खोजो, उनके पास है नहीं। चौथा, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक खुद आपस में एक मत नहीं हो रखे, उधर हमास और इधर फतह आपस में झगड़े पड़े हैं। इधर अब्बास करके जो फिलिस्तीन के सो कॉल्ड राष्ट्रपति हैं, 2006 से वो चुनाव नहीं करवाए हैं। तो ऐसी स्थिति में फिलिस्तीन खुद अपने आप में बड़ा ही फंसी स्थिति में है। लगभग 35 लाख की आबादी है फिलिस्तीनियों की, लेकिन वो भी अब बहुत सी आबादी ऐसी जो वहां से निकलकर आसपास के क्षेत्रों के अंदर शरण ले ली है। इसके पीछे का इतिहास हमने पहले भी आपको बताया। तो ऐसे में इनके चलते इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का कोई परमानेंट सॉल्यूशन आ नहीं रहा। तो अमेरिका चाहता नहीं है मान्यता देना, और ऐसे में ये सारी स्थितियों में अगर सारे देश एक साथ हो गए तो अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि भाई उसको मान्यता दो। जैसे अभी फिलिस्तीन के केस में फ्रांस जो वीटो रखता है, या इजराइल यूके जो वीटो रखता है, ये कह रहे हैं कि हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाएगी। ठीक है, इतना ही नहीं, कनाडा ने तो ये तक कहा है कि वो इनकी आर्थिक मदद तक करना चाहते हैं अब गाजा वालों की। स्वाभाविक सी बात है, दुनिया भर से इनको गालियां पड़ रही हैं कि तुम लोग क्यों नहीं देख पा रहे कि वहां पर इतनी हालत खराब है, तुम क्यों नहीं मान रहे। तब इजराइल ने क्या कहा? इजराइल ने कनाडा से कहा कि तुम ये करके हमास को समर्थन दे रहे हो, तुम हमास को। अच्छा, इजराइल का अपना स्टैंड है। इजराइल कहता है कि आप हमास को मान्यता देते हो ऐसा करके, आप कह रहे हो कि जो हमास ने किया वो सब सही था, उसने हमारे हॉस्टेज अभी तक बनाए हुए हैं। अच्छा, इधर हमास भी अपने हॉस्टेजेस रिहा कर दे तो कुछ और बात निकल कर आए, लेकिन हमास हमारे आदमी रिहा नहीं किया और उसने हम पर ऐसा हमला किया, तब तुम लोगों को दर्द नहीं हुआ। इजराइल आज भी अपनी उसी बात को कहता है कि मैं तो इस बात की कड़ी निंदा करता हूं। ट्रंप क्या कहते हैं? ट्रंप तो भाई साहब कनाडा पर बिखर ही गए। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि वाह, कनाडा ने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अब आगे से फिलिस्तीन को मान्यता देगा, यह आने वाले समय में बहुत मुश्किल खड़ी करेगा हमारी ट्रेड डील के साथ। ट्रेड डील का फिर से इन्होंने घोष दिया कि लो भाई साहब, ट्रेड डील में दिक्कत करेंगे। मार्क कार्नी ने कहा झेल लेंगे सर। अमेरिका ने कहा हम 35% तक टैरिफ लगा देंगे। इनने कहा सर हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने हितों की रक्षा जरूर करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि आप टैरिफ लगाकर हमारे सारे डिसीजंस बदल दोगे तो फिर वास्तव में फिर तो अमेरिका ही देश रह ले, बाकियों को तो रहने की क्या ही जरूरत है। तो कनाडा ने अपना संदेश भी दे दिया कि नहीं सर, देखो ऐसा है, आपको टैरिफ लगाना है, ठीक है, हम अपने हितों का ख्याल रखें। जैसे भारत ने कहा भाई तुम्हें लगाना है लगा दो यार, अब हम ये थोड़ी है कि तुम्हारे टैरिफ के चलते जीना छोड़ देंगे, ठीक है, तुमने टैरिफ लगा दिया, मस्त रहो। ऐसे में कनाडा ने भी इनसे कह दिया मस्त रहो। अब कुल मिलाकर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ नामक न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर घूम रहे हैं दुनिया भर के अंदर, जहां मन में आती है वहां फट जाते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, ये जो खेल इनका चल रहा है, इसने विश्व अर्थव्यवस्था को तो पूरी तरह से तहस नहस करने का रोला कोस्टर राइड करा रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की जो साख थी ना, उसको इन्होंने बढ़िया से बट्टे लगाया। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके हिसाब से इजराइल फिलिस्तीन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात लास्ट में जान जाइए कि इस समय जापान और इटली का भी मन फिर रहा है। हो सकता है सितंबर पहुंचते पहुंचते ये लोग भी कह दें कि हाँ, और जर्मनी भी कि हम आ रहे हैं साथ साथ, है ना। तो G7 सारे अमेरिका को छोड़ करके सब निकल पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के अमेरिका ही कहीं G7 ना छोड़ दे और ये G6 आपको देखना ना पड़ जाए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन है जहां हमारे
हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हमारी हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में है। और आखिर में अंकित इंस्पायर्स राजस्थान नाम से एक हमने चैनल शुरू किया है। राजस्थान की खबरों में अगर आप रुचि रखते हैं, उनके विश्लेषण में अगर आप रुचि रखते हैं, तो आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।